नमस्कार साथियों, धाराजिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और हॉस्टल वार्डन की क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हमने हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में जो सीडीपी वाला पार्ट है यानी चाइल्ड साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट किया था। उसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये हम कवर करेंगे आज, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान, क्योंकि शिक्षा से संबंधित है इसलिए सर्व शिक्षा अभियान ये लेंगे। इसके अलावा एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको भी हम करेंगे कवर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चलिए तो बात करते हैं समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा है क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या? तो आपके सिलेबस में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो सामान्य बच्चे हैं और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको साथ में लाना समावेशी शिक्षा है। लेकिन इसका केवल वन डायमेंशनल मीनिंग नहीं है, और भी इसके मीनिंग जो है वो लिए जाते हैं समावेशी शिक्षा में। मतलब जाति, लिंग, धर्म, इनके आधार पर, रंग, इनके आधार पर भी भेदभाव किए बिना सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा के अंदर एक ही टीचर के निर्देशन में शिक्षा उपलब्ध करवाना, ये समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो कुछ कंडीशंस हैं जो पूरे एप्लीकेबल होती है किसके ऊपर, टीचर के ऊपर, कि टीचर को ऐसे कौन से निर्णय लेने हैं जो समावेशी शिक्षा को फुलफिल करे। तो कंडीशंस ही आपको क्या करना है, जानना है। यहाँ पे उसको ध्यान रखना होगा कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांगों में उन बच्चों को लिया जाएगा जो सामान्य रूप से दिव्यांग है, बहुत ज्यादा जो सीरियसली जो होते हैं, है ना, ऐसे दिव्यांग ना हो। और यहाँ पे जो टीचर है उसका रोल ही क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जिसमें आपसे पूरी उम्मीद की जाएगी कि आप कंडीशन क्वेश्चन को डील कर लें। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषताओं में से एक है। मतलब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि एक जो है पॉइंट वो इंपॉर्टेंट है समावेशी शिक्षा के लिए। पहला, शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ कक्षा को व्यवस्थित करे। मतलब जो बच्चों के बीच में विविधताएं हैं, अब विविधताएं किसी भी प्रकार की हो सकती है, डायवर्सिटी का कई प्रकार हो सकता है, जैसे रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, एज के अकॉर्डिंग। दूसरा, शिक्षक अक्षम जो बच्चे हैं, है ना, उनको विशेष ध्यान रखें। अगला, शिक्षक मंद शिक्षार्थियों को की सहायता के लिए विशेषज्ञों का समर्थन चाहते हैं, और शिक्षक अक्षम बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है विविधता में के दायरे के साथ बच्चों को व्यवस्थित किया जाए, कक्षा को व्यवस्थित किया जाए। यहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे मिलेंगे, उनको एक ही साथ रख के उनको व्यवस्थित करना, विशेष ध्यान रखना ये आवश्यक नहीं है, उनके साथ सहानुभूति रखना ये भी आवश्यक नहीं है। और विशेषज्ञों का समर्थन लिया जाता है, लेकिन समर्थन किस प्रकार से लिया जाता है, तो ट्रेनिंग के लिए लिया जाता है। मतलब जो छात्र होते हैं उनको दिव्यांग बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, इसकी ट्रेनिंग यानी इसकी प्रशिक्षण के लिए लिया जाता है, ना कि विशेषज्ञों को क्लास में बैठाया जाता है। तो ये तीनों ही पॉइंट से ज्यादा बेहतर पॉइंट क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चूंकि समावेशी शिक्षा पूरी तरीके से क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो मिलेंगे वो कंडीशनल ही मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। एक बच्चा जो स्वलीनता यानी ऑटिज्म से पीड़ित है और जो आयोजित सत्र के सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, उसकी सहायता करने के लिए कौन सी जो विधि है वो समावेशी दृष्टिकोण यानी इंक्लूसिव एस्पेक्ट के थ्रू देखी जाएगी, है ना, या सॉरी कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। मतलब इसमें से तीन ऐसे हैं जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लिए गए हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कंडीशन में नहीं आता। देख लेते हैं, वही आपका आंसर होगा। पहला, सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देंगे बच्चों को आप, यानी बच्चों को आप क्या करेंगे, लिखित सामग्री देना पसंद करेंगे ताकि वो लिख पाए, है ना। बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में आप कार्य करने की अनुमति देंगे, जहां पे भी बहुत ज्यादा शोर हो रहा है वहां से हटा के उनको आप एक पीसफुल एरिया में ले जाएंगे। बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेज देंगे दिव्यांग बच्चों को, या सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेंगे, कि किसी ऐसे ट्यूटर की मदद लेंगे जिसको ये सबका क्या हो, अच्छे से नॉलेज हो। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है समावेशी शिक्षा में, तो एक बेसिक ध्यान रखेंगे, समावेशी शिक्षा का मतलब यही है कि दिव्यांग बच्चों को साथ रखना, उनको अलग नहीं भेजना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विशिष्ट स्कूल की व्यवस्था आप नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा कि ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम सभी बच्चों को एक साथ लेके आए।
समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। पहला, व्यवहारिक और सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। समस्याग्रस्त क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र और सतत संपर्क करते रहें, उनकी घर में भी क्या प्रॉब्लम हो ये भी ध्यान रखना एक टीचर का कर्तव्य है। निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग करें। ज्यादातर समय उनको ब्लेम करने से अच्छा, बच्चे को सुनाने से अच्छा, उनके लिए यदि कोई कार्य किया जा सकता है, एडजस्टमेंट किया जा सकता है तो उस पर ध्यान देना। तो बिल्कुल ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। निम्न धैर्य स्तर बिल्कुल नहीं, एक टीचर का उस समय जो पेशेंस का लेवल है वो बहुत हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, उच्च धैर्य स्तर होगा, ना कि निम्न धैर्य स्तर। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से समावेशी कक्षा में कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है? फिर से यहाँ पे टीचर के रोल के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। शिक्षक को लर्निंग में यानी अधिगम निषक्त को शिक्षण के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। लर्निंग के लिए जो बच्चा निषक्त है उसको ज्यादा टाइम देना चाहिए। अगला, शिक्षक को अधिगम निषक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए और शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, समझ में आ गया होगा कि शिक्षक को जो निषक्त बच्चे हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या होगा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना और प्रदान करना है? तो प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारत की जो स्थिति थी उस समय प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी शिक्षा जो है उसकी स्थिति बहुत खराब थी। मानवाधिकार अधिनियम 1948, मानवाधिकार अधिनियम 1948 संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा पास किया गया था, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स थे। उन आर्टिकल्स में से आर्टिकल नंबर 26 जो है वो हर एक बच्चे को एक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है। इसी चीज को भारत में भी फॉलो किया गया था और भारत के डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों में उसको शामिल किया गया था। लेकिन प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और भी चलाई गई थी, लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पाई जितना भारत को रिक्वायरमेंट था। फिर वर्ष 2000 नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी दी गई। सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी दी गई। इस अभियान को मंजूरी जब दी गई थी तो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी कब दी गई? तो आपको ध्यान रखना है नवंबर 2000 में। और प्रारंभ वर्ष जब पूछा जाएगा कब ये प्रारंभ हुआ, स्टार्ट कब हुआ, तो आपको वर्ष 2001 लेना है। क्या लेना है? वर्ष 2001 लेना है। प्राइमरी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो तत्व क्या करता है, मतलब वो ये बताता है कि भारत क्या करेगा, इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाएगा आने वाले समय में जब उसके पास रिसोर्सेस यानी संसाधन हो जाएंगे। तो वहां से उठा के उसको फंडामेंटल राइट में डाला गया और यानी उसको अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो एक निःशुल्क शिक्षा है उसकी व्यवस्था करना और उसको मूल अधिकार में शामिल करने का कार्य कौन से अमेंडमेंट से या कौन से संविधान संशोधन से हुआ है? तो आपको याद रखना है 86 संविधान संशोधन 2001, जहां पे आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया, क जोड़ा गया और इसको 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा है उसको निःशुल्क बनाया गया और ये उसका मूल अधिकार बना दिया गया। जब मूल अधिकार बना दिया गया, मतलब मूल अधिकार का मतलब है कि इन अधिकारों को सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा और सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करे, ये निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो की गई थी। तो यहाँ पे प्राथमिक गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। राजस्थान से इसको प्रारंभ किया गया। स्टार्टिंग में केंद्र और राज्यों के सहयोग का जो प्रतिशत था वो 85:15 था। मतलब केंद्र सरकार खर्चा होने वाले जितना भी खर्चा आएगा उसका 85% क्या करेगी, देगी और राज्य सरकार जो है
उस राज्य की राज्य सरकार 15% जो खर्चा है वो करेगी। बाद में इसको परिवर्तित कर दिया गया और 65% रेशियो 15% कर दिया गया। तो ये सर्व शिक्षा अभियान के बारे में इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। कुछ उद्देश्य, कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे। कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था भारत सरकार के समय कि बहुत सारे बच्चों को क्या करना है, प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना है। उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए। सबसे पहले 2003 तक शिक्षा गारंटी केंद्र से बच्चों को जोड़ने का एक जो उद्देश्य है वो तय किया गया कि सभी बच्चों को एटलीस्ट शिक्षा गारंटी केंद्र से क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ 2007 तक बच्चे कौन सी क्लास पहुंच चुके रहेंगे, 5th क्लास तक। तो उनके लिए 5वीं क्लास तक की जो शिक्षा है उसको इंश्योर करना कि बच्चा एटलीस्ट क्लास 5th तक जो है वो क्या करे, शिक्षा प्राप्त कर ले। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते थे जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। रीजन ये होता था कि उनको उनसे काम लेना होता था। पहली बात तो उनके पास समय नहीं होता था, वो खेतों में काम करते हैं या किसी इंडस्ट्री में काम करते थे और उनके लिए शिक्षा उस समय के दौर में इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो ये इंश्योर करना एटलीस्ट बच्चे क्लास 5th तक की शिक्षा को क्या करें, पूर्ण करें, और 2010 तक एटलीस्ट क्लास 8th तक की जो शिक्षा है उसको पूर्ण करें। साथ ही साथ 2010 तक सभी बच्चों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। तो 2010 तक पूछा जाएगा कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस वर्ष तक करना सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था। यानी इसको यूनिवर्सलाइज करना, सभी के लिए इसको उपलब्ध कराना। इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान में एक वर्ड यूज किया गया है यूईई। क्या? यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली एजुकेशन। ऑफ अर्ली एजुकेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूईई का फुल फॉर्म क्या है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन है, यूईई का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपको दिए गए, पहले वो पढ़ लीजिए। यूनिटरी एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इजी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, या यूनियन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पे हिंदी में दे दिया गया है उसी को, ठीक है ना, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो इसका सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से सत्यता के संबंध में आपको बताना है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के 3 महत्वपूर्ण पहलू यानी पहुंच, नामांकन और प्रतिधारण, यानी बच्चों को क्या करना, किसी भी तरीके से उपलब्ध करवाना स्कूल। यानी इसमें यह भी क्लॉज था कि हर 1 किलोमीटर के अंतर्गत प्राइमरी शिक्षा केंद्र यानी प्राथमिक स्कूल की जो व्यवस्था है वो की जाएगी प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे पे। तो पहुंच, नामांकन यानी उनका एनरोलमेंट है ना, और प्रतिधारण करवाना मतलब उनको रेगुलर क्या करना, स्कूल आने के लिए कहना। तो ये आवश्यक था, बिल्कुल ये क्लॉज था। अगला जो स्टेटमेंट है, सर्व शिक्षा अभियान विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार प्रतिवर्ष विकलांग बच्चों के लिए के एकीकरण के लिए प्रति बच्चा 1200 रुपए तक प्रदान करता है। क्या ये क्लॉज था सर्व शिक्षा अभियान में? तो बिल्कुल, विकलांग बच्चों के लिए 1200 रुपए प्रति बच्चा जो है वो क्या किया गया था, इसका प्रावधान किया गया था। तो कथन 1 और कथन दोनों क्या है, सत्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको उसकी शर्तों को, उसके नियमों को ध्यान से पढ़ना है सर्व शिक्षा अभियान के। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एसएसए का पूर्ण रूप क्या है, जैसे 2000 और 2001 में भी शुरू किया गया था। तो इसको आपसे सिंपल इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका जो प्रारंभ वर्ष है किसका, ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी ऐसी योजना है जो वर्ष 2000 और 2001 में प्रारंभ हुआ था, और उसका नाम भी दिया गया शॉर्ट में एसएसए। यानी यहाँ पे क्या है, सर्व सुखी अभियान नहीं, सर्वश्रेष्ठ अभियान नहीं, सर्व शक्ति अभियान नहीं, सर्व शिक्षा अभियान। तो यहाँ पे आपको समझना है एसएसए का मतलब क्या है। सर्व शिक्षा अभियान का ध्येय वाक्य क्या है? पहला, सभी निम्न आय वर्ग के लिए शिक्षा।
दूसरा अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, समृद्ध मनोदशा के लिए एक स्वस्थ भोजन और सभी के लिए शिक्षा। तो यहाँ पे शिक्षा की बात है, आपको तो ये समझ में आ रहा होगा, यानी बीच के दो ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी क्या है वो कट गया। तो ध्यान रखेंगे अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल नहीं था, ना ही इसमें तय किया गया था कि कोई गरीब परिवार का बच्चा होगा उसी को शिक्षा मिलेगा, ये शिक्षा सभी के लिए था। तो यहाँ पे किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पे, है ना, रंग के आधार पे भेदभाव किए बिना सभी बच्चों के लिए जो 6 से 14 वर्ष से उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। सर्व शिक्षा का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है, किसको, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इनके नियमों को आप पढ़ लेंगे तो आपसे सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बनेंगे। अब भारत में सर्व शिक्षा अभियान एसएसए के तहत निम्नलिखित में से कौन से निकाय स्थापित किए गए थे? तो 15 जो हस्तक्षेप है, यानी 15 जो फैक्टर हैं वो क्या किए गए थे, डिसाइड किए गए थे। यानी इन 15 फैक्टर पे काम करके क्या किया जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ाया जाएगा। उसमें से 2 फैक्टर याद रखेंगे जिसमें निकाय की स्थापना की गई थी, पहला ब्लॉक लेवल पे और दूसरा क्लस्टर लेवल पे। ठीक है, पहले को बोलते हैं बीआरसी और दूसरे को बोलते हैं सीआरसी, यानी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और दूसरा है सीआरसी यानी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। तो दोनों ही निकाय बिल्कुल शामिल किए गए थे, 1 और 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। पहला, इसे 2001 में लॉन्च किया गया, बिल्कुल हमने पढ़ा था 2001 में इसको लॉन्च किया गया था। मंजूरी मिल गई थी नवंबर 2000 में, ध्यान रखेंगे। यह देश के सभी जिलों में लागू है, बिल्कुल है। पढ़े भारत बड़े भारत, ये इसका पॉइंट था, सही है ये। और सर्व शिक्षा अभियान का एक उप कार्यक्रम कौन था, तो ध्यान रखेंगे पढ़े भारत बड़े भारत। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। लेकिन यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा गलत है। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। अब इन चीजों को आप ध्यान रख लीजिए कि बिल्कुल पढ़े भारत बड़े भारत जो है वो सर्व शिक्षा अभियान का एक उप कार्यक्रम था, ध्यान रखेंगे सभी जिलों में लागू किया गया था और वर्ष 2001 में इसको प्रारंभ किया गया था। तो इतनी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 2 टॉपिक आपके कवर होते हैं। समावेशी शिक्षा वो तो पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहां पे आपको हमेशा कंडीशनल क्वेश्चन जो है वो फेस करने रहेंगे, जिसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे एक ही टीचर के गाइडेंस में, है ना, किसी भी प्रकार के कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार किए बिना उनको शिक्षा देना, शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान की जितने इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती थी वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगला जो लेने वाले हैं वो है एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके पहले यदि पूछा जाएगा कि भारत में कौन सी पॉलिसी थी, कौन सी शिक्षा नीति कार्य कर रही थी, तो शिक्षा नीति 1986 जो था वो काम कर रहा था, जिसको अमेंड किया गया था, संशोधन किया गया था 1992 में। ठीक है, एनईपी को जब लागू किया गया तो यहां पे हमारे यहाँ जो शिक्षा के लिए काम करने वाला मिनिस्ट्री था उसका नाम था मानव संसाधन मंत्रालय। तो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री से इसका नाम कर दिया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय। पहला काम तो ये किया गया, क्योंकि बाहर के देश जो होते थे उनके ऊपर ये पहला प्रभाव पड़ता था जब वो देखते थे कि यहाँ पे शिक्षा नाम से कोई मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री नहीं है। तो शिक्षा मंत्रालय ऐसा कुछ है हमारे यहाँ, ये बताने के लिए पहला जो काम किया गया वो शिक्षा मंत्रालय का नाम रखा गया, शिक्षा मंत्रालय ही, मतलब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय रखा गया। के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया था और इस समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर ही एनईपी 2020 को रेडी किया गया। तो आपको पूछा जाएगा कि एनईपी के लिए किस व्यक्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, तो के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में, ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था यानी जीईआर था, सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2018 में ये जो रेशियो था वो 26 पॉइंट के आसपास था। ठीक है, किसमें,
हायर एजुकेशन में, मतलब मात्र 26% जो लोग थे वो क्या करते थे, कॉलेज पहुंचते। यदि आप देखेंगे हाई एजुकेशन में भी देखेंगे और साथ ही साथ ग्रेजुएशन वाले में, स्नातक में देखेंगे, तो उच्च शिक्षा के लिए मात्र 26% बच्चे जो होते थे वो क्या होते थे, पहुंचते थे, अपना नामांकन कराते थे। लेकिन इसका लक्ष्य जो रखा गया है हायर एजुकेशन के लिए, तो वो रखा गया है 50%। कितना कि एटलीस्ट 50% जो छात्र हैं वो स्नातक के लिए यानी ग्रेजुएशन के लिए पहुंचे। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या उसको तय किया गया है, कितना प्रतिशत तय किया गया है, तो 2030 तक 50% तय किया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं किसकी, एनईपी की। आगे चलते हैं शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए यहाँ पे यदि बात करें भाषा की, लैंग्वेज की, तो सभी भाषा को समान इंपॉर्टेंस दर्जा दिया गया है। प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ ही आगे के एजुकेशन के लिए भी उनके रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज को भी मान्यता दी गई है। तो बहुभाषावाद, यदि आपसे पूछा जाएगा कि जो एनईपी है वो किस पे आधारित है, तो एक भाषावाद नहीं है, बहुभाषावाद पे आधारित है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ इनोवेटिव काम किए गए हैं, जैसे बच्चों के असेसमेंट के लिए, उनके मूल्यांकन के लिए परख, है ना, परख नाम से एक नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी एनएससी की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है, एनएससी की स्थापना की गई है। तो एनएससी मतलब नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी राष्ट्रीय आकलन केंद्र। तो राष्ट्रीय आकलन केंद्र का नाम पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एनईपी के तहत जो नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र बनाया गया है उसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है परख, जहां पे बच्चे अपना खुद का आकलन कर सकते हैं, छोटे छोटे क्विज देके, छोटे छोटे एग्जाम देके अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या विशेषता है जो एनईपी की है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे टीचर्स के लिए, क्योंकि शिक्षण में हमेशा इस बात का ध्यान रखता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि शिक्षण में जो सबसे आवश्यक है वो है शिक्षक के रोल का। तो उनके इंप्रूवमेंट के लिए भी कुछ चीजें की गई हैं, जैसे एनपीएसटी की स्थापना की गई है। एनपीएसटी की स्थापना की गई है मतलब नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, टीचर के प्रशिक्षण के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, साथ ही साथ उनके लिए एक मानक तय करने के लिए जो काम करती है वो है कौन सी, तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा जो एनपीएसटी है यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स की व्यवस्था की गई है। क्लियर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है एनसीएफटी, इसकी भी व्यवस्था टीचर के लिए की गई है, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये दोनों किससे संबंधित है यदि पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। क्लियर है, यानी अध्यापक की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एनपीएसटी और एनसीएफटी की स्थापना की गई है। एनपीएसटी के फुल फॉर्म पे बात करें तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, एंड एनसीएफटी की बात करें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। यहां पे आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप क्या करें, तो एनईपी की विशेषताओं को ध्यान से पढ़ें, और यही एनईपी की विशेषताएं हैं, जहां पे बहुभाषावाद को बिल्कुल ध्यान में रखा गया है, एक भाषा पे बात नहीं की गई है। परख नाम का एक एनएससी यानी एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। टीचर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एनपीएसटी और एनसीएफटी की स्थापना की गई है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों के जो मार्कशीट है यानी उनके जो नंबर्स हैं उसको डिजिटल वे में शो करने के लिए, ताकि आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो एक ऐसा साइट हो जहां पे आपके रोल नंबर या नाम को डालते ही या किसी भी प्रकार का एक डेटा इनपुट करते ही आपका जो अंक है ना, वो क्या हो जाए, शो हो जाए। तो डिजिटलाइज करने के लिए क्या किया गया है, तो एकेडमिक बैंकिंग क्रेडिट इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, एकेडमिक बैंकिंग क्रेडिट। साथ ही साथ इसमें भी व्यवस्था की गई है कि आप जो अदर करिकुलम एक्टिविटी करते हैं उसमें भी कुछ नंबर यदि आपको प्राप्त होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें, तो वो इसमें क्या हो जाए, ऐड ऑन हो जाए।
तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर देख लेते हैं उसको, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए क्या काम किया गया है वो भी हम देखेंगे। चलिए, तो पहला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना की गई है, प्रस्तावित है। बिल्कुल, तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी को जो बनाया गया है उसमें किस प्रकार से रखा गया है। तो यहाँ पे जो फॉलो किया गया है वो 5+3+3+4 को फॉलो किया गया है। यानी जो फंडामेंटल एजुकेशन है 5 साल का रखा गया है। क्लियर है? फंडामेंटल एजुकेशन जो है वो 5 साल का रखा गया है, जिसमें जो प्राइमरी एजुकेशन है 3 साल प्लस कौन सा क्लास 1 और 2 इसको शामिल किया गया है। तो पहला क्या है? तो फंडामेंटल एजुकेशन, फंडामेंटल रखा गया, 5 साल का फंडामेंटल रखा गया है, जिसमें आप पहले बोलते थे PP1 PP2 KG1 KG2, तो वही है, इसमें 5 साल का रहेगा क्लास 2 तक। फिर प्री-पैट्री इसमें रखा गया है कौन सा? तो क्लास 3 से 4 और 5, 3 साल का रखा गया है, 3 4 5 को रखा गया है। फिर अगला जो रखा गया है वो रखा गया है कौन सा? तो माध्यमिक, जिसमें क्लास 6 7 8 को शामिल किया गया है, 3 साल का। और लास्ट में रखा गया है उच्च, इसमें क्लास 9 10 11 और 12 को शामिल किया गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है, 5+3+3+4। उसमें 5 साल तक के बच्चों के लिए बाल वाटिका की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है, जो बाल वाटिका बनाई गई है ताकि बच्चे जो है वो सीख पाए, तो किस वर्ष तक के लिए? तो 5 वर्ष की आयु तक के लिए। क्लियर है? 5 वर्ष तक की आयु के लिए किया गया। उसमें से मैक्सिमम 6 वर्ष की आयु तक जो है वो रखा गया है। तो 5 वर्ष की आयु से पहले जो है उसकी व्यवस्था की गई है, किसके लिए? बाल वाटिका के अंतर्गत। चलिए आगे चलते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के संबंध में एनईपी 2020 का क्या उद्देश्य है? साक्षरता और संख्यात्मकता की शुरुआत में देरी करना, रट कर याद करने पर विशेष बल देना, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक छात्र कक्षा 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को प्राप्त कर ले, और मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को वैकल्पिक बनाना। किस प्रकार की जो चीज है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में एनईपी का हिस्सा है। तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो इसमें ये शामिल किया गया है कि क्लास 3 तक, है ना? कब तक? तो कक्षा 3 के अंतर्गत बच्चे को क्या हो जाए? तो मूलभूत साक्षरता यानी नॉर्मल से जो बातें ABCD अल्फाबेट्स जो है ना, उसका वर्णमाला का उसको ज्ञान हो जाए। कुछ संख्यात्मक ज्ञान यानी उसको नंबर जो पढ़ना है वो अच्छे से आ जाए। ये उसका मुख्य उद्देश्य है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको लक्ष्य भी पता होना चाहिए कि किस क्लास तक बच्चे के संख्यात्मक ज्ञान को और उसके जो पढ़ने के यानी मूलभूत जो वो पढ़ सकता है वर्णात्मक चीजें, है ना, वर्णमाला को, वो कब तक रखा गया, किस क्लास तक अचीव करना है? तो क्लास 3 तक अचीव करना है। इस क्वेश्चन को आपको रिवर्स करके भी दे सकता है। अगला, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक के संबंध में एनईपी 2020 का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो सेम हमने अभी देखा वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए शैक्षणिक संरचना के संबंध में एनईपी 2020 का मुख्य जोर क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के से ही पूछा जा रहा है। तो मानकीकृत परीक्षण का कड़ाई से पालन करना, खेल आधारित और गतिविधि आधारित अधिगम के दृष्टिकोण को अपनाना, रटकर याद करने की तकनीक को डेवलप करना, या औपचारिक परीक्षाओं का प्रारंभिक परिचय। तो बिल्कुल यहाँ पे जो किया गया है वो किया गया है स्पोर्ट्स के थ्रू, खेल के थ्रू क्या करना? शिक्षा को आगे बढ़ावा देना। तो यहाँ पे क्या होगा? तो खेल आधारित और गतिविधि आधारित जो अधिगम है, लर्निंग है, उसके दृष्टिकोण को अपनाया गया है। क्लियर है? चलिए, रटने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है, अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाने का प्रयास किया गया है। एनईपी 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? प्राथमिक कक्षा में एक देखभाल करने वाले बच्चे की शिक्षा, बाल शिक्षा की प्राथमिक कक्षाएं, बाल्यावस्था की देखभाल के लिए शैक्षिक कक्षाएं, या बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। ये आपसे तब बनेगा जब आपको ECCE का फुल फॉर्म पता हो। तो यहां पे क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड
केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। फुल फॉर्म क्या है ECC का, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो यहाँ पे आना चाहिए क्या, चाइल्डहुड, क्लियर है, और आना चाहिए केयर, साथ ही साथ अर्ली यानी प्राथमिक, और एजुकेशन यानी शिक्षा। तो चाइल्डहुड यानी आपको याद रखना है बच्चे की कैसा प्राथमिक कक्षा में देखभाल सहित जो शिक्षा होगी, क्लियर है, उसको बोला गया है ECCE, क्लियर है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ECC का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला नया शिक्षा नीति जो है उसमें जो स्तंभ बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं, कितने स्तंभ यानी कितने पिलर्स बताए गए हैं, तो इसमें ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, 5 होगा। कौन कौन से स्तंभ है, तो पहला सामर्थ्य में वृद्धि, दूसरा पहुंच, तीसरा नामांकन जो पहले भी था, इसके अलावा निष्पक्षता, और इसके अलावा आपको एक याद रखना है वो है जवाबदेही। ये 5 स्तंभ जो है वो NEP के बताए गए हैं। सामर्थ्य में वृद्धि करना, अपने सामर्थ्य में वृद्धि करना, है ना, शिक्षा के लिए जो आवश्यक केंद्र हैं स्कूल से उसकी व्यवस्था करना, पहुंच यानी बच्चों को वहां तक उनके लिए पहुंच उपलब्ध कराना, नामांकन यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यदि वो किसी भी तरीके से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनकी पहुंच को सुनिश्चित करवाना, है ना, उनका नामांकन करना, निष्पक्षता, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना निष्पक्षता का, और जवाबदेही, यदि बच्चा स्कूल नहीं पहुंच पा रहा है तो उनके लिए जो एक्शन है ना संबंधित अधिकारियों के ऊपर वो लेना। तो ये 5 चीजों को NEP में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश करती है, किसकी सिफारिश करती है, बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यचर्या का मानकीकरण या आकलन का मानकीकरण। तो यहां पे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है बहुभाषावाद का यहां पे क्या करती है, समर्थन करती है। पार्ट टीचर का मानकीकरण बहुत ज्यादा सिलेबस पे मानकीकरण करके यानी उसको एज इट इज रखने पे जोर बिल्कुल नहीं देती है। आकलन का मानकीकरण यानी असेसमेंट का एक ही तरीका नहीं है, यानी किसी बच्चे के नंबर यदि आए हैं पेपर में तो वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डिनाई करने का प्रयास किया गया है। कई ऐसे जो पार्ट हैं जोड़े गए हैं, जैसे योग हो गया, ठीक है, इसके अलावा खेल हो गया, इन चीजों को भी क्या किया गया है, जोड़ने का प्रयास किया गया है और इनके लिए भी अलग से मार्क्स देने का जो प्रयास है वो किया गया है। तो आकलन का एक ही जो मानकीकृत तरीका होता था, स्टैंडर्ड तरीका होता था, उसको हटा दिया गया है। पाठ्यचर्या में जो एक सिलेबस का जो एक स्टैंडर्ड था कि इसको पढ़ना है वो भी हटा दिया गया है और बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है कि जब मूल्यांकन की बात आती है तो मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है। रिपोर्ट कार्ड जो दूसरों की तुलना में छात्र के सापेक्ष प्रदर्शन को निर्दिष्ट करते हैं, जैसे पहले होते थे कि कोई बच्चा यदि मतलब आज से यदि 15 साल पहले बात करें तो कोई बच्चा यदि फर्स्ट आ रहा है मतलब वो समझ रहे हो सोसाइटी में उसको सिर पे रखा जाता था, सोसाइटी में उसकी हर जगह चर्चा होती थी और परसेंटेज पे वहां पे बात होती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। वर्ष के दौरान कागज और पेंसिल परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड बनाना, मतलब उसने कितना ज्यादा पेपर भरा है उस आधार पे उसका रिपोर्ट कार्ड बनता है। 360 बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड या योगात्मक एक आयामी रिपोर्ट कार्ड, तो बिल्कुल बहुआयामी यानी 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड पे जोड़ दिया गया है। मतलब इस बात को आपको ध्यान रखना है, मल्टी डायमेंशनल यानी 360 बहुआयामी का मतलब क्या है, बिल्कुल पढ़ाई पे भी उसका, अदर करिकुलम पे भी उसका ध्यान रखा गया है कि उसको नंबर दिए जाएंगे और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में, अदर एक्टिविटी में उसने कैसे परफॉर्म किया है इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। चलिए, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में कौन सा एक प्रावधान है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है 2020 में और उसको बढ़ावा नहीं दिया गया है। पहला मतलब बोलने का मतलब है कि दिव्यांग छात्रों के लिए भी बहुत सारी जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई गई है, लेकिन इनमें से ऐसी कौन सी सुविधा है जो उपलब्ध नहीं कराई गई है। पहला, उपयुक्त इमारती ढांचा। दूसरा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक और एक निजी शिक्षक। अनिवार्य विशेष शिक्षा और उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो इसमें एक सुविधा दिव्यांग छात्रों के लिए नहीं है, वो है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा पद्धति और एक शिक्षक।
इसकी स्थापना नहीं की गई है कि एक दिव्यांग छात्र के पीछे एक टीचर की स्थापना हो गई, ऐसा नहीं है। बाकी उपर्युक्त इमारती ढांचा मतलब वहां पे स्कूलों में प्रयास किया जा रहा है कि जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए किसी भी प्रकार से व्यवस्था करना ताकि वो नॉर्मली आ जा सके, जैसे सीढ़ियों को हटाकर जो फिसल पट्टी वाला जो है ना, वो बनाया गया है, स्लोप जो है वो बनाया गया है ताकि वो आराम से चढ़ सके, उतर सके, ठीक है, यदि वो व्हील चेयर में आ रहे हैं तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो की गई है। अनिवार्य विशेष शिक्षा बिल्कुल और उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं दी गई है, जैसे ब्रेल लिपि में वो पढ़ सके, इसके लिए उनके लिए एक अलग से जो मटेरियल है वो रेडी किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपके एनईपी में जो पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। एनईपी में जो हायर एजुकेशन के लिए जो किया गया है, एनईपी में जो उच्च शिक्षण शिक्षा के लिए जो किया गया है वो क्या है, तो HECI यानी हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके कार्यों को सही तरीके से चलाने के लिए, इसके निष्पादन के लिए 4 अलग अलग जो आयोग हैं वो बनाए गए हैं। जैसे यदि हम देखें तो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, यानी जो रेगुलेशन का काम करे, जो नियंत्रण का काम करे, ठीक है, क्या है ये, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, यानी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनियामक काउंसिल यानी परिषद। तो NHERC की स्थापना की गई है किसके हेल्प के लिए, तो HECI यानी हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हायर एजुकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन का गठन किया गया है, 1 2 3 दिया जा सकता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे किसकी स्थापना की गई है, तो NHERC की स्थापना की गई है। इसके अलावा सेकेंड यदि हम बात करें तो HEGC यानी हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा NAC, थर्ड याद रखेंगे NAC, यहां पे NAC क्या है, NAC का मतलब है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। इसके अलावा जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC की भी स्थापना की गई है, जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो NEP के तहत उच्च शिक्षा के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं यदि आपसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल ध्यान रखना, HECI के अंतर्गत यानी हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत 4 अलग अलग काउंसिल की स्थापना की गई है। पहला NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल यानी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनियामक परिषद। दूसरा याद रखना हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल यानी जो ग्रांट्स दे, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनको जो पैसा पास करने का काम है वो करेगा कौन, तो HEGC करेगा। NAC यानी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये क्या करेगा, तो जितने भी अभी ज्यादातर आरोप जो लग रहे हैं वो NAC के ऊपर लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सही मार्गदर्शन, एक सही परामर्श, साथ ही साथ जो असेसमेंट है वो NAC के अंतर्गत आता है। और जनरल एजुकेशन काउंसिल की भी स्थापना, GEC की जो स्थापना है वो भी की गई है हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल। इसके अलावा NEP की कुछ और विशेषता पे यदि हम बात करें तो दुर्गम क्षेत्रों में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जो आकांक्षित जिले हैं वहां पर भी क्या किया गया है, वहां पर भी स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना की गई है, यानी NEC की स्थापना की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां के बच्चों को भी क्या किया जाए, जोड़ सके। तो यहाँ पे हमने शिक्षा से संबंधित जो समावेशी शिक्षा वाला पार्ट है, सर्व शिक्षा अभियान वाला जो पार्ट है और NEP, इसको डिस्कस करने का प्रयास किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।